हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज रिलेशन विद बांग्लादेश। आज के सेशन के लिए जो हमने नोट्स प्रेफर किए हैं वो पीडब्ल्यू के नोट्स हैं, जिन्हें आप पीडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज रिलेशन विद बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश आज की प्रेजेंट फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले जो 1947 है, जब इंडिया के ऊपर में ब्रिटिशर्स लोग रूल कर रहे थे, वहाँ पर एक स्टेट होती थी, उनकी जो प्रोविंस होती थी, बंगाल प्रोविंस। और ये जो बंगाल प्रोविंस होती थी, इस प्रोविंस के अंदर में जो एरिया आता था वो वेस्ट बंगाल का आता था। इसके अलावा उड़ीसा था, उड़ीसा के बाद बिहार था और सम पोर्शन ऑफ असम। इसके अलावा ईस्ट बंगाल भी था, यानी कि उस समय पर जो बंगाल प्रोविंस थी उसके अंदर में ये रीजन आते हैं। आफ्टर 1947 जब पाकिस्तान क्रिएट होता है तो ये ईस्ट बंगाल जो है पाकिस्तान में जाके क्या हो जाता है, पाकिस्तान में मर्ज हो जाता है। जो आज का पाकिस्तान है उस समय पर वो कहलाया वेस्ट पाकिस्तान। और ये उस समय जो आज का बांग्लादेश का पोर्शन है, जो उस समय पर ईस्ट बांग्लादेश हुआ करता था, वो बना ईस्ट पाकिस्तान। आफ्टर 1947 ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिलकर के क्या बने, पाकिस्तान बन जाते हैं। ये दोनों ही मिलकर के क्या बन जाते हैं, उस समय पर 1947 के बाद से ये बनते हैं पाकिस्तान। आफ्टर 1947 पाकिस्तान दो पार्ट में था। एक तो ईस्ट पाकिस्तान हो गया, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान हो गया। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में जो कम्युनिटी थी, बेसिकली दीज आर बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। और यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान में थे, दे आर पाकिस्तानी मुस्लिम आप कह सकते हैं, या उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स। उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स यहाँ पे कम्युनिटी थी। जो पाकिस्तान के अंदर में डोमिनेंस थी वो वेस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स की थी। और ये जो वेस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम थे वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को क्या करते थे, एक तरीके से छोटे दर्जे का मुस्लिम मानते थे, उनसे क्या है, घृणा करते थे। दे हेटेड द बंगाली स्पीकिंग पीपल। अब जब वो उसे घृणा करते थे तो बंगाली स्पीकिंग पीपल यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पाकिस्तानी डेवलपमेंट के लिए यहाँ क्या करते थे, इग्नोर करते थे। दीज बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम वर इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेटेड, दे वर सोशली डिस्क्रिमिनेटेड। अब ये रहता है 1970s का। 1971 के अंदर में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता है। इलेक्शन के दौरान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में आवामी पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन को जीत जाते हैं। जब ये इलेक्शन को जीत जाते हैं तो वेस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम, ये वेस्ट पाकिस्तान के पीपल मुस्लिम उसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं। जब ये रिकॉग्नाइज इन्हें नहीं किया जाता शेख मुजीबुर रहमान को, तो ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स क्या करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ क्या शुरू हो जाता है, एक रिवोल्ट शुरू हो जाता है। इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान के लोग क्या चला रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया। इस ऑपरेशन सर्चलाइट के अंदर में पाकिस्तानी आर्मी ने
ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर में इतने जुल्म उठाए, इतने लोगों को मारा, थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर किल्ड देयर, वुमेन्स वर रेप्ड। तो इसी से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड माइग्रेटेड टू इंडिया। जब ये इंडिया के अंदर इनका माइग्रेशन बढ़ता चला गया तो इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या डेवलप हुआ, स्ट्रेस डेवलप हुआ, और इंडिया कम्स इनटू पिक्चर। देन इंडिया सेंड हिज आर्मी टू ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में साथ साथ इंडियन आर्मी की हेल्प की मुक्ति वाहिनी ग्रुप ने, जो बांग्लादेश का फ्रीडम फाइटर ग्रुप था। इसके अलावा लोकल पीपल्स, जो आवामी पार्टी के पीपल्स थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने इंडियन आर्मी की हेल्प की टू कंट्रोल द सिचुएशन इनटू ईस्ट पाकिस्तान। और एक लड़ाई शुरू होती है वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, जिसे कहा जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाना जाता है। इसी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को हम लोग इंडो पाक वॉर भी कहते हैं ऑफ 1971, जो ऑफिशियली स्टार्ट होती है 3 दिसंबर 1971 से, व्हेन पाकिस्तानी एयर फाइटर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स अटैक करती है, राजस्थान के कुछ एयर बेसिस पर हमला करती है, और यहीं से क्या हो जाती है, ऑफिशियल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिक्लेयर हो जाती है। विद इन जस्ट 13 डेज, 13 दिनों के अंदर अंदर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी क्या कर देती है, सरेंडर कर देती है, और उसके 93,000 सोल्जर सरेंडर करते हैं। ये सबसे बड़ा सरेंडर था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर सरेंडर देयर इन बांग्लादेश, और ऑन द सेम डे बांग्लादेश was created. Bangladesh was created. As we have seen how the Bangladesh was created, now we are good to go. इंडिया की अगर बांग्लादेश के रिलेशन की बात करते हैं तो वी शेयर अ हिस्टोरिकल बॉन्ड, वी शेयर द सेम हिस्ट्री एज we have discussed earlier. Before 1947 बांग्लादेश was a part of Bengal. इसके बाद अगर बात करते हैं आफ्टर 1971, जब बांग्लादेश एमर्ज होता है, तो उसकी लिबरेशन वार के अंदर में इंडिया प्लेड ए की रोल। इनफैक्ट वो लोग एडमायर करते हैं इंडिया के रोल को इन देयर लिबरेशन वॉर। एक मजे की बात आपको बताता हूँ कि आज भी जो बांग्लादेश के अंदर में मिलिट्री म्यूजियम है ढाका के अंदर में, वहां पे आज भी वो टेबल रखी हुई है जिसके अंदर 93 सोल्जर्स ने क्या किया था, सरेंडर किया था, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जिस टेबल पे साइन हुआ, दे दैट टेबल इज प्रिजर्व्ड इवन इन टुडे, एंड दे फील सो प्राउड इन दैट इवेंट। तो वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री। उसके अलावा वी हैव सम कल्चरल टाइज विद बांग्लादेश। कल्चरल टाइज की अगर बात करते हैं तो वी हैव बंगाली स्पीकिंग पीपल इन बोथ द कंट्रीज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने के जो बंगाली सॉन्ग्स हैं, बंगाली सॉन्ग्स वो आज भी सुने जाते हैं दोनों देशों के अंदर में, और इनफैक्ट इन दोनों देशों के नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद मूवीज, वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स।
इन दोनों के नेशंस के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतने कल्चरल टाइज हैं जो हम लोगों को क्या देते हैं, ये सभी कल्चरल टाइज दोनों देशों के दोनों देशों के पीपल्स के बीच में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स डेवलप करते हैं कि वी आर नॉट सेपरेट, we are the same people, we have same culture, we have same shared history and we have same shared past. In fact, जो बांग्लादेश की इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मिस्टर एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही देशों के पास पोटेंशियल है, ये दोनों देश मिल करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं द होल जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन। रीजन क्या है? साउथ एशिया। यानी कि इंडिया एंड बांग्लादेश इक्वली इंपोर्टेंट हैं साउथ एशिया रीजन के लिए, के अंदर में डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो डिस्क्राइब्ड दिस इरा, करंट इरा, एज अ सोनाली अध्याय। सोनाली अध्याय मींस गोल्डन फेज ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, that is relates to 2010 to 2024। 24 के अंदर में इवेंट एक ऐसा आया है जहां पे बांग्लादेश के अंदर में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है। वी विल कम इट टू लेटर। इन फैक्ट बोथ दीज स्टेटमेंट विच आर गिवन बाय जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, दैट ऑल्सो signifies the importance of Bangladesh in South Asia। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो लोकेशन है वो अपने आप में इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक कि अगर बात करें फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया को जो नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर कनेक्ट करना है तो इसके पास ऑप्शन क्या होता है? इंडिया के पास ऑप्शन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे अभी हम देखेंगे क्योंकि ये न्यूज में भी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर या सिलीगुड़ी पास, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, यही एक रास्ता है जहां पे इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। अगर किसी वजह से भी ये क्या हो जाए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक हो जाता है, तो इंडिया की कनेक्टिविटी उसके नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ क्या हो जाएगी? कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है? कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है एंड बांग्लादेश इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अपने आप में इसी के अल्टरनेटिव के रूप में हम कुछ हद तक डिपेंड करते हैं बांग्लादेश से टू कनेक्ट आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके अलावा अगर इंडिया को ईस्ट की तरफ अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया इज फोकसिंग ऑन ईस्ट एशिया टू बी ए ग्लोबल लीडर। अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एज ए ग्लोबल पावर, ग्लोबल लीडर, इंडिया पॉलिसी फॉलो करता है दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी कि अगर ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल बी द फर्स्ट रेस्पोंडर। बांग्लादेश के थ्रू अगर हमें ईस्ट के साथ कनेक्ट करना है तो भी उसकी कनेक्टिविटी किसके थ्रू होकर के निकलती है? बांग्लादेश के थ्रू होकर के निकलती है। बांग्लादेश इज इंडियाज ब्रिज टू द साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट आते हैं ट्रेड रिलेशन पर, बांग्लादेश इंडिया का जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है साउथ एशिया के अंदर में। अगर पूरे साउथ एशिया की बात करें तो हम लोग सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। और दोनों देशों के बीच ये ट्रेड 2023-24 के दौरान 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इसी का जो हम लोगों ने टारगेट लिया हुआ है कि अब इस ट्रेड को बढ़ा करके कहां तक लेकर के जाना है, टारगेट है वी विल हैव टू इंक्रीज इट 18 बिलियन यूएस डॉलर। यहां तक हमें इसे लेकर के जाना है। अपने आप में
जो बांग्लादेश है, बीइंग ए साउथ एशियन कंट्री, बांग्लादेश पार्ट बनता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में जो बहुत सारे टैरिफ्स हैं, टैरिफ कंसेशन मिलते हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ये टैरिफ कंसेशन इंडिया को भी मिलते हैं अगर वो बांग्लादेश में ट्रेड करते हैं, और बांग्लादेश की अगर इंडिया में ट्रेड करते हैं तो टैरिफ कंसेशन दोनों कंट्रीज को मिलते हैं, क्योंकि ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया के अंदर में दोनों ही कंट्रीज आती हैं। अभी इंडिया ट्राई कर रहा है, बातचीत चल रही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन जाए, क्योंकि जब ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, ये बांग्लादेश जो है एक डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा, लीस्ट डेवलप से, तो फिर दोनों कंट्रीज की ट्रेड अफेक्ट होंगी, तब ये ट्रेड कंसेशंस नहीं मिलेंगे। उसके लिए अब दोनों ही कंट्री बायलैटरल लेवल पे क्या कर रही हैं, इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट को क्या कर रही हैं, प्रपोज्ड है, फोकस कर रही हैं, इस पे काम कर रही हैं, ताकि दोनों के यहाँ पे ट्रेड इंक्रीज हो पाए, बढ़ पाए। इसके अलावा नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों ने मिलकर के एक पैक्ट साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है, ताकि इनके बीच में क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो सके, यानी कि वी विल शेयरिंग एनर्जी। तो बांग्लादेश के साथ हम लोग एनर्जी टाइप्स हमने देख लिए कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी में तो हमने अभी बात करी कि बांग्लादेश की लोकेशन अपने आप में इंडिया के लिए क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू कनेक्ट इट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक इनलैंड वाटरवे रूट देता है। इंडिया बांग्लादेश इनलैंड वाटरवे रूट है जो अपने आप में कनेक्ट कर रहा है त्रिपुरा को विद रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू बांग्लादेश के जरिए हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं। रेल कनेक्टिविटी हम लोग रेल के थ्रू भी कनेक्ट हो रहे हैं। देखो तीनों कनेक्टिविटी है, वाटर के थ्रू भी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के थ्रू बनाई जा रही है टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन, हम रेल के थ्रू भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कोस्टल शिपिंग के जरिए फॉर कार्गो मूवमेंट्स, फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, कोस्टल शिपिंग को भी यूज कर रहे हैं टू कनेक्ट इट आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन विद रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू बांग्लादेश। उसके बाद रेल कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो रेल कनेक्टिविटी के लिए 5 रेल लिंक्स बनाए हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जो अभी भी क्या है, ऑपरेशनल है। एक 2010 के अंदर में ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। 2010 में एक ट्रांजिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज वाटर, इनलैंड वाटर, रेलवे एंड कोस्टल शिपिंग, ये तीनों को क्या किया गया था, परमिट किया गया था कि these three ways, waterways, railways and coastal shipping are allowed to India for the movement of goods की मूवमेंट करने के लिए थ्रू इट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन थ्रू बांग्लादेश, ये क्या हो गए, परमिट हो गए। दैट एग्रीमेंट इज साइंड बाय बांग्लादेश एंड इंडिया इन 2010। कोस्टल शिपिंग की अगर बात करते हैं तो 2018 के अंदर में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो अपने आप में अलाउ करता था कि इंडिया यूज कर सकता है चितोग्राम पोर्ट और मंगला पोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इट्स गुड्स टू त्रिपुरा, आसाम एंड मेघालय। तो तीनों जरिए से हमारी क्या है, कनेक्टिविटी की बनी हुई है। बांग्लादेश के थ्रू एग्रीमेंट भी है, कनेक्टिविटी है। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ताकि क्या हो सके, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हम लोग कनेक्ट कर पाए और वहां पे इजीली मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाए और ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके नॉर्थ ईस्ट रीजन का। तो दैट रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है इंडियाज नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अगर है और अगर कनेक्टिविटी है तो उसके लिए ऑलमोस्ट बांग्लादेश की इंपोर्टेंस मैटर करती है। 2023 के अंदर में दैट इज अकूरा अगरतला रेल लिंक मार्ग, यानी कि हमने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश की है वाया बांग्लादेश।
ये अकूरा दैट प्लेस इज इन बांग्लादेश, ये प्लेस किसके अंदर है? बांग्लादेश है। एंड अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। तो हम लोग बांग्लादेश से के अकूरा से त्रिपुरा को कनेक्ट कर रहे हैं, रेलवे लिंक बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रेलवे लेंथ की अगर बात करें तो ये 12.25 किलोमीटर के आसपास है, 12.24 किलोमीटर की रेल लिंक है, जिसमें से ऑलमोस्ट 5.5-6 किलोमीटर इंडिया के अंदर है और बैलेंस 6.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का जो है बांग्लादेश के अंदर है। बैलेंस बांग्लादेश के अंदर है। इंडियन पार्ट तो जो रेल लिंक है उस पे काम पूरा हो चुका है, बांग्लादेश के अंदर में अभी कंस्ट्रक्शन काम पूरा नहीं हो पाया है। तो ये 2023 के अंदर में अकूरा ठीक अगरतला रेलवे लिंक जो बांग्लादेश को कनेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ, त्रिपुरा के साथ, उसका इनॉग्रेशन किया। 2023 के अंदर में चिटगांव और मोंगला पोर्ट का हैं जो बांग्लादेश के अंदर हैं, इन्हें परमिट किया गया फॉर मूवमेंट ऑफ कार्गो गुड्स के मूवमेंट के लिए। इसके अलावा वी हैव बोथ द कंट्रीज शेयर बे ऑफ बंगाल रीजन, बोथ द कंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्ट। तो दोनों ही कंट्री इंडिया एंड बांग्लादेश कोऑपरेट करती हैं आपस में ताकि वो वहां से हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर कर पाए, मेरीन रिसोर्सेज को किस तरीके से एक्सप्लोर करना है, किस तरीके से सी फिशिंग को क्या करना है, रेगुलेट करना है, और मेराइन इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन यानी कि अपना जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है इन द ओशियन वो किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये इस पर भी दोनों कंट्रीज मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा रोहिंग्या इशू है ये भी दोनों कंट्रीज के बीच में एक मुद्दा है। इन 2018 के अंदर में इंडिया ने सप्लाईज भेजी थी 3 लाख रोहिंग्यास को मदद करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ इंसानियत प्रोजेक्ट। इंसानियत के अंदर में इंसानियत के रूप में इन्हें सपोर्ट करने के लिए हमने 3 लाख रोहिंग्यास को सपोर्ट करने के लिए कुछ जरूरी सामान ये भेजा था। तो ये भी एक इशू है बोथ द कंट्रीज। रोहिंग्यास क्या है? ये बेसिकली ये बांग्लादेश के लोग ही नहीं, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं म्यांमार से। म्यांमार से क्या करते हैं? ये म्यांमार से रिफ्यूजी हैं जो कहाँ गए हैं? बांग्लादेश में। और जब बांग्लादेश के अंदर में ये बांग्लादेश से माइग्रेट होते हैं और ये किसके अंदर में आ रहे हैं? दे माइग्रेटेड टू इंडिया ऑल्सो। इस पर भी लेकर के भी इंडिया बहुत काम कर रहा है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये अपने आप में एक मेजर इशू बनता है बिटवीन बोथ द नेशंस। अब बात करते हैं इश्यूज इन रिलेशनशिप। दोनों कंट्रीज के बीच में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हैं जहां पे हमारे और बांग्लादेश के बीच में क्या है इश्यूज जनरेट हुए हैं। पहला इशू है वेरी मच इम्पोर्टेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के। एज वी ऑल नो दैट कि हम लोग भारत एक अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है एंड दैट बॉर्डर इज पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर से मतलब क्या है कि वेरियस रिवर्स दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, और पोरस बॉर्डर होने की वजह से उस बॉर्डर के अंदर में क्या नहीं हो सकती? फेंसिंग नहीं हो सकती। तो वहां पर क्या है, पोरस बॉर्डर होने की वजह से चांसेस हो जाते हैं, एक तो माइग्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ से माइग्रेशन होगा, इलीगल माइग्रेशन होगा, तो वहां से इंडिया के ऊपर में दोनों ही तरीके के, एक तो इकोनॉमिकल प्रेशर, इकोनॉमिकल थ्रेट्स बनते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल थ्रेट्स बनते हैं, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, क्योंकि पोरस बॉर्डर होगा तो इलीगल माइग्रेशन को क्या करेगा? ईज करेगा। दैट पोरस बॉर्डर
प्रोन टू इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग को बढ़ावा देगा। इस ड्रग्स स्मगलिंग यहाँ इनके जरिए होती है। इसके अलावा अगर देखें तो एनिमल्स को पॉच किया जाता है, एनिमल पॉचिंग यहाँ पर होती है। ओकेजनली बॉर्डर क्लैशेस भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी एक इशू है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। इसको डील करने के लिए हमें दोनों कंट्रीज को बेटर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। इसके अलावा एक तीस्ता रिवर डिस्प्यूट्स है जो बहुत पुराने समय से पेंडिंग है। इट इज पेंडिंग सिंस 2011 में इसे कोशिश की गई थी कि तीस्ता रिवर डिस्प्यूट को क्या है सॉर्ट आउट कर दिया जाए, इस पे एक एग्रीमेंट बना दिया जाए। तो 2011 में कोशिश की गई लेकिन ये नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि जो इंडिया के अंदर है वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, और जो स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें जो वेस्ट बंगाल है उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है। और वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने इसको क्या किया था, अपोज किया था, जिसकी वजह से तीस्ता वाटर डिस्प्यूट के ऊपर में एग्रीमेंट नहीं हो पाया है दोनों देशों के बीच में। इसके बाद हम लोगों ने इसे दोबारा से कोशिश की गई 2019 में, अगेन इट बिकम्स अ फेलियर। तो ये तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को लेकर के एक डिस्प्यूट है दोनों देशों के अंदर वाटर शेयरिंग को लेकर के। बांग्लादेश डिमांड करता है लार्जर शेयर। बांग्लादेश ये कहता है कि जो बांग्लादेश को उसका जो शेयर मिलना चाहिए तीस्ता का वो नहीं मिल पा रहा है। और इंडिया भी चाहता है कि मैक्सिमम वाटर, ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या हो, इंडिया के पास रहे, वो बांग्लादेश चाहते हैं। क्योंकि ये दोनों ही वाटर रिवर यहाँ पे एक तो एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा वाटर सप्लाई की ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या है, चाइना की इन्फ्लुएंस है। चाइना की इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर में चाइना की एंगेजमेंट बढ़ती जा रही है। चाइना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर में, डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, विच इज ए मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। माइग्रेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। माइग्रेशन की वजह से जो यहाँ के डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं बांग्लादेश के अंदर, जो माइग्रेशन बांग्लादेश से आ रहे हैं तो उसमें डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे। बांग्लादेश भी जो वरीड है, बांग्लादेश के अंदर में भी एक चिंता है। इंडिया के अंदर एनआरसी, दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नॉन इंडियन मुस्लिम्स हैं या नॉन इंडियन पीपल्स हैं उन्हें क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जाएगा उनके देश। तो बांग्लादेश के अंदर ये फियर भी है कि वहां से बांग्लादेश के अंदर में कुछ इंडिया से जो पीपल है, बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं, वो जाएंगे और वहां के अंदर में क्या होगा, डेमोग्राफिक चेंजेस डेवलप होंगे। इसके अलावा माइनॉरिटी राइट्स भी हैं। इंडिया इज ऑलवेज कंसर्न विद द माइनॉरिटी राइट्स इन बांग्लादेश, स्पेशली फॉर हिंदूज। वहां पे हिंदूज का ट्रीटमेंट बांग्लादेश में किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इंडिया हमेशा कोशिश करता रहता है कि बांग्लादेश के अंदर में जो माइनॉरिटी है वो उसी तरीके से ट्रीट की जाए जिस तरीके से हम लोग अपने देश के अंदर में माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शाहबाग। ठीक है, शाहबाग प्रोटेस्ट। देखिए, इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ जो थे हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं, कभी खट्टे कभी मीठे रहे हैं। इसकी एक मतलब क्रोनोलॉजी को अगर आप देखते हैं तो जब 1971 के अंदर बांग्लादेश एमर्ज होता है, अप टू 1975 द रिलेशन वाज वेरी गुड। उसके बाद 1975 से 2000 तक रिलेशन वाज
यहाँ 1975 के अंदर में क्या हुआ, जो फादर ऑफ बांग्लादेश हैं, दैट इज शेख मुजीबुर रहमान, वो उनको क्या कर दिया जाता है, एसिनेट कर दिया जाता है। जब उनका एसिनेशन होता है, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर में जो आते हैं वो गवर्नमेंट आती है बीएनपी, ठीक है, बीएनपी की। ये बांग्लादेश के अंदर कुछ रेडिकल ग्रुप्स, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, रेडिकल ग्रुप्स। जो रेडिकल्स ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, ये बीएनपी, दैट इज एंटी इंडियन सेंटीमेंट इनके पास होते हैं। और यहाँ पे एंटी इंडियन होते हैं, ये यूं कहें दे आर मोर प्रो टू पाकिस्तान। तो ये 20-25 सालों के अंदर कोई खास बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन नहीं रहे। यहाँ पे मेजर इवेंट बस एक हुआ है इस दौरान में, 1996 में हम लोगों ने एक ट्रीटी की थी, दैट इज गंगा वाटर ट्रीटी, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। ये ट्रीटी हुई थी फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर, और यही एक इवेंट हुआ है 20-25 सालों के दौरान में। बाकी ऐसा कोई खास डेवलपमेंट नहीं होता। उसके बाद जो सिनेरियो बदलता है, दैट इज आफ्टर 2009 व्हेन शेख हसीना ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। जब शेख हसीना, ये शेख हसीना कौन है, ये शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की ही क्या है, बेटी हैं। और उन्होंने बैक टू बैक 2009 से ये रूल रहती है 2024 तक, और 2024 में अभी मैं इवेंट को डिस्कस करूंगा डिटेल के अंदर में। 2009 से 2024 तक शेख हसीना का रूल था, एंड दैट पीरियड इज ऑल्सो डिस्क्राइब द सोनाली अध्याय बाय आवर पीएम नरेंद्र मोदी। तो सोनाली अध्याय मीन्स गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, दैट इज प्रो, जो शेख हसीना है दैट इज प्रो इंडिया, प्रो इंडिया है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं शाहबाग प्रोटेस्ट 2013। ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको इस वजह से बताई ताकि आप एज्यूम कर सके कि बांग्लादेश के साथ क्या क्या इवेंट हम लोगों के चल रहे हैं, किस तरीके से रिलेशन को डेवलप किया जा रहा है और अब क्या सिचुएशन हो रही है। 2013 के अंदर में बीच में, मतलब जिस समय पे एक तरीके से शेख हसीना की सरकार थी, तो शाहबाग के अंदर, बांग्लादेश के अंदर में, ढाका के अंदर में एक प्रोटेस्ट होता है जिसके अंदर में डिमांड की जाती है कि उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए जो जमाते इस्लामी लीडर्स हैं। और इन्हीं जमाते इस्लामी लीडर्स को, के लोगों को जो 1971 वार क्राइम्स के अंदर में दोषी पाए गए हैं, उन लोगों को यहाँ पे क्या किया जाए, क्या मतलब कैपिटल पनिशमेंट दिया है। दीज जमाते इस्लामी जो है लीडर्स हैं, दे आर ठीक है, रेडिकल है, एंटी इंडियन है, और ये प्योरली इस्लामिक रूल चाहते हैं। उसके और इस प्रोटेस्ट के अंदर, जब ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, तो इस प्रोटेस्ट के अंदर एक यहाँ पे ब्रॉडर सेक्युलर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल जाता है, जिसे अपने आप में वहां की सोसाइटी के अंदर में दो डिवीजन बन जाते हैं। एक तो लिबरल नेशनलिस्ट यूथ है जो डिमांड कर रहे हैं कि जो एक्यूज्ड हैं, जमाते इस्लामी के हैं, जो वार 1971 के वार क्रिमिनल्स हैं, उन्हें क्या किया जाए, पनिश किया जाए। दूसरे कंजर्वेटिव हैं जो प्रो पाकिस्तानी हैं, इस्लामिक हैं, यानी कि वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो सेक्युलर नेशन रहे। तो वो क्या उन लोगों के अंदर में, दो लोग ग्रुप्स के बीच में ये क्या होता है, बांग्लादेश की पीपल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो स्प्लिट होता है बिटवीन नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का कौन है, यूथ है जो, और एक इस्लामिक फोर्सेस हैं जो जमात इस्लामी ग्रुप है बांग्लादेश के अंदर में, वो है।
नेशनलिस्ट डिमांड जो शाहबाग 2013 मूवमेंट है, दैट इज लीड्ड बाय नेशनलिस्ट अर्बन यूथ, और इनका डिमांड कर रहे थे कि जो जस्टिस है वो मिले, वॉर क्रिमिनल्स को क्या मिले, कैपिटल पनिशमेंट मिले। इस्लामिक ग्रुप इस चीज को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। 1971 की वॉर लिबरेशन को लेकर के भी यहाँ पे दो ओपिनियन बनते हैं। एक तो इन्हें जो है शहीद का दर्जा देते हैं कि भाई जस्टिफाइड है, और एक जमात इस्लामी थी, वो क्या कर रहे थे कि ये इस नैरेटिव को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे कि ये लिबरेशन जो वॉर नहीं है यहाँ। इसके अलावा जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है बांग्लादेश का, उसको सपोर्ट करते हैं जो उसके नेशनल यूथ हैं, लेकिन जो जमात के लोग हैं वो अभी भी क्या चाहते हैं, सरिया बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं। ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो गवर्न हो, मुस्लिम कंट्री है, बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, वो किससे गवर्न होना चाहिए, सरिया लॉ से, इस्लामिक कंट्री के रूप में डेवलप होना चाहिए। जबकि लिबरल लोग जो है वो क्या चाहते हैं, सेक्युलर नेशन के रूप में बांग्लादेश को डेवलप किया जाए। इसके अलावा जो ये थे सपोर्ट फॉर वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल वर्सेस अपोजिशन बाय जमात, मतलब वार क्राइम्स के लिए ये जस्टिस मांग रहे थे, कैपिटल पनिशमेंट मांग रहे थे, लेकिन जमात इसके क्या थी, अपोज में थी। तो अपने आप में ये दो लोगों के बीच में दो तरीके की आइडियोलॉजी बांग्लादेश के अंदर में डेवलप होती है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इम्पैक्ट ऑन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। अगर बांग्लादेश के अंदर में जो नेशनलिस्ट सोच के लोग डेवलप होंगे, जो सेक्युलर सोच के लोग डेवलप होंगे, तो बांग्लादेश के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी डेवलप होगी। जब इंटरनल स्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर डेवलप होगी तो पूरे रीजन के अंदर में क्या सिक्योरिटी कोलैबोरेशंस बनाए जा सकेंगे। अब जो सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रीजनल लेवल पे अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, रीजनल पीस को डेवलप करेंगे। यानी कि अगर रीजनल पीस हमें चाहिए तो हमें बांग्लादेश के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर ऐसे लोग कंट्रोल में पावर के अंदर होने चाहिए जो रीजनल पीस या रीजनल सिक्योरिटी को क्या दे, प्रायोरिटी दे। अगर एक्सट्रीमिस्ट राइज होता है नाइबरिंग स्टेट में तो उसके जो इफेक्ट हैं वो हमें एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एलिमेंट के जो प्रभाव हैं वो हमें इंडिया के अंदर में भी देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बांग्लादेश की जो अंदर जो ऑपरेशन है या जो गतिविधि चल रही है, रेडिकल ऑपरेशन, लोग कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, रेडिकल बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनके प्रभाव हमें नाइबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल और असम के अंदर में तक देखने को मिलते हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन स्पिल ओवर, जो नैरेटिव्स बांग्लादेश के अंदर में डेवलप होंगे रिलीजियस या रेडिकल एलिमेंट्स के, वो इंडियन स्टेट्स तक पहुंच जा सकते हैं। अभी ये करंट के अंदर इवेंट है 2024 के अंदर, जो अगस्त 2024 के अंदर में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्हें उनके ऑफिस से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया, और दे आर एक्स, ठीक है, शी हैज बीन एक्साइल्ड टू इंडिया, इंडिया के अंदर में वो क्या है, एक्साइल होकर के आई है। ये पावर में थी जनवरी 2009 से लेकर के और 2024 तक ये पावर में रही हैं। अल्टीमेटली ऐसा क्या हुआ वहां पे, जिन्होंने जो इनके सरकार वहां पे क्या हो गई, गिर जाती है। और एक हुआ क्या, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जो अल्टीमेटली किसके अंदर में, पूरे नेशनल क्राइसिस के अंदर में कन्वर्ट हो गया। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, बाद में क्या हुआ, बढ़ते 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 ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक नेशनल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया। इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, बांग्लादेश के अंदर में तख्ता पलट हो गया, सरकार गिर गई अल्टीमेटली शेख हसीना की। सबसे पहली बात की डेवलपमेंट, जो तख्ता पलटने के अंदर में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए जिसे शेख हसीना की गवर्नमेंट जो बांग्लादेश के अंदर है वो गिर जाती है। पहला है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड से मतलब क्या है, बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हुए 2014 के अंदर, 2018 के अंदर और इवन तो 2024 के अंदर, ये इलेक्शंस क्या है, ये इलेक्शंस पर शेख हसीना के ऊपर में ये आरोप लगते रहे थे कि ये शेख हसीना ने इन्हें क्या किया है, ये इलेक्शन बायास्ड है।
बायास्ड है, ये इलेक्शन क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। दे आर मार्ड बाय लो टर्म आउट। अपोजिशन ने इन्हें क्या किया, इलेक्शंस को बायकॉट किया और शेख हसीना के ऊपर में इलेक्शन पोलराइजेशन का क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, वो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट बाद में बढ़ करके यही प्रोटेस्ट किस में बदल गया, नेशनल क्राइसिस में बदल गया। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट जो कर रहे थे वो 30% रिजर्वेशन कोटा दिया था, रिजर्वेशन दिया था फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर में, शेख हसीना गवर्नमेंट ने। अब जब स्टूडेंट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उस प्रोटेस्ट को बहुत ही वायलेंट तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्रैकडाउन कर दिया। जब गवर्नमेंट ने इसे क्रैकडाउन किया, बहुत बुरी तरीके से क्रैकडाउन किया, और इस क्रैकडाउन के अंदर में 130 पीपल्स वर किल्ड। ब्रूटल क्रैकडाउन है, 130 लोगों की इसमें क्या चली जाती है, जान चली जाती है। इसके अंदर में पीपल्स जो है, स्टूडेंट हो गए एंगर्ड विद शेख हसीना गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट का जो हार्श बिहेवियर था, पीएम शेख हसीना ने प्रोटेस्टर थे उन्हें रजाकार कहकर संबोधित कर दिया। रजाकार के, ठीक है, रजाकार कौन थे, रजाकार गद्दार थे, रजाकार लुटेरे हुआ करते थे मेडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड के अंदर में। तो रजाकार कहा। अब स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि पीएम शेख हसीना क्या करे, जो कि उनसे स्टूडेंट से क्या है, इस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगे। तो ये डिमांड भी हुई। इसने क्या किया, शेख हसीना गवर्नमेंट के लिए एंगर्ड को और बढ़ा दिया। उसके बाद 2024 के इलेक्शंस जो पोल थे वो पूरी अपोजिशन ने क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। इनफैक्ट जो यूएसए है, यूएसए ने भी 2024 के इलेक्शन को सबसे पहले बांग्लादेश के 2024 के इलेक्शन को क्या किया था, बांग्लादेश को शेख हसीना को ब्लेम किया था कि दे दैट इलेक्शन दैट पोल्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड, ये यूएसए ने बताया था। उसके बाद यहाँ पर 2000 शेख हसीना के टाइम से ही एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप हैं जैसे हिफाजत इस्लाम, जमायत इस्लामी, ये क्या है, दीज आर रेडिकल ग्रुप्स हैं जो अल्टीमेटली फेवर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, फेवर करते हैं इस्लामिक या शरिया लॉ को, और सेक्युलर लीगल सिस्टम को क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं। तो इनका प्रभाव यहाँ पे बढ़ रहा था। तो ये की इस तरीके के कुछ की डेवलपमेंट्स थे जो अल्टीमेटली किसके खिलाफ जाते थे, ओवरऑल शेख हसीना के गवर्नमेंट के खिलाफ जाते थे। और अल्टीमेटली 5 अगस्त के अंदर में शेख हसीना को क्या कर दिया गया, यहाँ से बाहर कर दिया गया। और बाहर करने के बाद इनफैक्ट इतनी पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे खराब हो गई थी कि शेख हसीना के जो जो सिक्योरिटी थी उसने कहा था कि आपके पास 30 मिनट्स का टाइम पीरियड है, 30 मिनट के अंदर यू विल हैव टू लीव द कंट्री, अदरवाइज वी विल नॉट बी गारंटी योर सेफ्टी। तो 30 मिनट का समय दिया और आनन फानन के अंदर में शेख हसीना जो है भारत आई, और भारत के अंदर में उन्होंने क्या लिया, शरण लिया। और शेख हसीना की शरण लेने के बाद वहां पर क्या होती है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है विच इज लेड बाय मोहम्मद यूनुस। इम्पैक्ट क्या है बांग्लादेश क्राइसिस के, अगर बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसके इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ऑफ कोर्स नो डाउट अबाउट इट कि जो शेख हसीना के साथ के टाइम पीरियड के अंदर में इंडिया के रिलेशंस जो है बांग्लादेश के साथ वो बहुत बूस्ट किए थे। तो इस अब जब शेख हसीना का की गवर्नमेंट वहां पर नहीं रही तो अब जो है कुछ कंसर्न लगेंगे, पता नहीं कौन जो न्यू गवर्नमेंट होगी वो किस तरीके के ग्रुप से निकल करके आएगी। न्यू गवर्नमेंट माइट बी, अगर वो क्या हो जाती हैं, दे माइट बी रेडिकल, दे माइट बी प्रो पाकिस्तानी, प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो सकती है, और दे माइट बी प्रो इंडिया। ठीक है, प्रो पाकिस्तानी ही है, रेडिकल ग्रुप्स ही हैं जो वहां पे अब कंट्रोल कर रहे हैं, प्रो इंडियन की बात नहीं है। अल्टीमेटली इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर इंडिया टू टैकल, ये टू बिल्ड द रिलेशन विद दीज पीपल, टू डील विद दिस पीपल। तो अभी इम्पैक्ट क्या होगा, जो हम लोगों के बायलैटरल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। एज वी हैव टारगेटेड 18 बिलियन का टारगेट हमने लिया था, 18 बिलियन का, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है।
18 बिलियन यूएसडी डॉलर का टारगेट लिया है बायलेटरल का, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। जो हसीना के ईरा के अंदर में, शेख हसीना ईरा के अंदर में हम लोग ड्यूटी फ्री एंजॉय कर रहे थे, एक्सेस एंजॉय कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब क्या है, अनसर्टेनिटी में आ गया है। वी हैव सर्टेन इन्वेस्टमेंट रिस्क। हमने इंडियन, ठीक है, इंडियन कंपनीज ने यहाँ पे, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर में काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है। दैट इन्वेस्टमेंट आर एक्सपोज्ड। अब उसे लेकर के क्या है, रिस्क डेवलप हो जाते हैं। पावर सेक्टर के अंदर में हमने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट वहां पर करी हुई है। इवन दो जो अदानी ग्रुप है उसका जो बकाया है, जो एनर्जी सप्लाई करता है बांग्लादेश को, वहां के कुछ ड्यूज अभी अनक्लियर हैं, तो उन्हें लेकर के भी काफी इश्यूज हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल अपॉर्चुनिटीज भारत के अंदर में भी हैं। बांग्लादेश गारमेंट्स एक्सपोर्ट अगर क्या करेगी, अगर डिक्लाइन करती है वहां की इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे ट्रेड वगैरह इंटरप्ट होती है, तो इंडियन कॉटन और एप्रल्स बनाने वाले जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें मार्केट शेयर, उनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटबैक हमें लगेगा। हम जैसे अगरतला अकूरा रेल लिंक जो हमने अभी इस केस के अंदर में, इसी क्लास के अंदर में डिस्कस किया, इट माइट बी इंटरप्टेड। राइट्स कोच सप्लाई में भी डिस्टर्बेड। राइट्स क्या है, राइट्स एक रेलवे कंपनी है जिसने, ठीक है, ये क्या है, एक रेलवे कंपनी है जो इंडियन ओरिजिन की है, और ये बांग्लादेश को नियर अबाउट 200 के आसपास जो कोच है उसे मैन्युफैक्चर करके क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इनकी सप्लाई को लेकर के क्या है, डाउट्स जनरेट हो रहे हैं कि दे माइट बी अफेक्टेड। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा टूरिज्म सेक्टर क्या कर सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। टूरिज्म की अगर बात करें तो वंस बांग्लादेश जो है इंडिया का टॉप सोर्स ऑफ टूरिस्ट रहा है 2023 के अंदर में। 22% लोग जो है बांग्लादेश से भारत के अंदर में आए थे। तो जब आपस में दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस अनसर्टेन हो जाएंगे तो ये टूरिज्म के ऊपर में क्या डालेगी, एक नेगेटिव प्रभाव डालेगी। इसके अलावा कुछ हमें डिफेंस कॉरपोरेशन है, दे माइट बी अफेक्टेड। डिफेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज संप्रीति, एक्सरसाइज संप्रीति, दैट इज कैरीड बाय बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। उसके बाद डिफेंस को लेकर के हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दे माइट आल्सो गेट डिलेड। इसके अलावा अगर हमारे प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो चाइना इसका जरूर बेनिफिट उठाएगा। चाइना माइट वहां पर क्या बढ़ाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, वहां के इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा स्ट्रेटेजिक चीजों के उम्र में, एयरपोर्ट, स्ट्रेटेजिक पोर्ट, स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस, इन पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। और अल्टीमेटली चाइना क्या करेगा, बांग्लादेश को डेब्ट ट्रैप में फंसाएगा। ठीक है, जब चाइना के रिलेशन करेंगे हम देखेंगे, क्योंकि चाइना क्या फॉलो करता है, चाइना की जो पॉलिसी है दैट इज हार्ड पॉलिसी, हार्ड डिप्लोमेसी। अभी के टाइम में बस इतना बता देता हूँ, हार्ड डिप्लोमेसी का मतलब क्या है। चाइना डेप्ट का इस्तेमाल करता है, पैसे का इस्तेमाल करता है, किसी भी कंट्री को डेप्ट देता है, और जो वो उसका कर्जा पूरा नहीं, पे ऑफ नहीं कर पाते, तो वहां से उनके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उठाता है, उनकी स्ट्रेटेजिक टेरिटरी के ऊपर में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। तो इस तरीके से चाइना क्या करता है, नेशंस को अपने डेप्ट के कर्जों के रूप में देता है, और कर्जों के अंदर फंसा करके उनका बेनिफिट उठाता है। इसके बदले में अगर इंडिया की देखें तो इंडिया जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिया अपने कल्चरल टाइज को इस्तेमाल करता है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को, पीपल टू पीपल इन्फ्लुएंसेस को इस्तेमाल करता है, इंडियन डायस्पोरा का इस्तेमाल करता है अपने रिलेशन को डेवलप करने के लिए। तो अगर चाइना, मतलब बांग्लादेश के अंदर में अनसर्टेनिटी होगी और इंडिया के अंदर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो चाइना का इन्फ्लुएंस क्या करेगा, चाइना इसको कैपिटलाइज करेगा और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो ऑफर कर सकता है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नई रिजीम की गवर्नमेंट को, और अल्टीमेटली जैसा हमने देखा था कि चाइना ने ऐसा किया था श्रीलंका के अंदर में भी और मालदीव्स के अंदर में भी ऐसा किया था।
तो चाइना इसका बेनिफिट उठाएगा। हाउ इंडिया विल टैकल दिस सिचुएशन, ये हमें देखना होगा। इसके बाद जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन है पोस्ट गवर्नमेंट चेंज, वो क्या है। यहाँ पे शेख हसीना जो मिड 2024 यानी कि 5 अगस्त को जो है शेख हसीना का टर्म खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है विच इज लेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस क्या है, दैट इज प्रो पाकिस्तानी और एंटी इंडियन लीडर हैं। हालांकि इन्होंने अपनी विलिंगनेस शो की थी कि दे वांट टू मेंटेन एंड इम्प्रूव टाइज विद इंडिया। ये इन्होंने जिस समय इनकी गवर्नमेंट आई उस समय इन्होंने कहा था कि उनका फोकस किस चीज के ऊपर है, रीजनल कॉर्पोरेशन के ऊपर है, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर है। दे फोकस ऑन ट्रेड, वो इंडिया के साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं एंड दे वांट बेटर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट अलोंग विद इंडिया। मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट के साथ कुछ की इवेंट्स और की डेवलपमेंट क्या हुए हैं। आउटरीच टू इंडिया, यानी कि उसके बाद जब यहाँ पर मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट बनती है, उसी समय पर दिसंबर के दौरान इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिस्त्री हैं, वो दिसंबर 2024 के अंदर में बांग्लादेश विजिट करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट ए पॉजिटिव सिग्नल। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि बांग्लादेश के अंदर इन न्यू गवर्नमेंट माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं या माइनॉरिटी की जो कंडीशंस हैं वो क्या हुई हैं, स्लाइटली बीइंग इम्प्रूव्ड। तो माइनॉरिटी राइट्स इसके अंदर में क्या हुए हैं, इम्प्रूव्ड हुए हैं, ये भी देखा जा रहा है। इसके बाद राइज इन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं इंडियन नाइबरिंग स्टेट के अंदर में, तो वो जो रूलिंग पार्टी है, अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ रूलिंग पार्टी के अच्छे रिलेशन हैं तो उन्हीं चीजों को अपोज करती हैं अपोजिशन पार्टीज और इंडिया के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चलाती हैं। तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी क्या है, अपोजिशन पार्टीज ने राइज किए थे। और ये मतलब एंटी इंडियन सेंटिमेंट का रीजन एक ये भी कहा जा सकता है कि तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है अभी तक हुआ नहीं था, तो इसको लेकर के अपोजिशंस ने क्या किया है, वहां पे हमेशा मुद्दा बनाया है अपोजिशन पार्टीज ने काउंटर करने के लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट को। तो इवन दो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स का क्या होता है, राइज हो रहा है। उसके अलावा पॉलिसी में अनसर्टेनिटी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके की बांग्लादेश की आगे लीडरशिप होगी और वो किस तरीके की पॉलिसी को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे वो पॉलिसी को डील करेंगे उसी हिसाब से इंडिया को क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उसके बाद सार्क रिवाइवल, बांग्लादेश चाहता है सार्क का एक बार फिर से क्या हो, रिवाइवल हो, लेकिन इंडिया भी इसमें क्या है, हेजिटेट कर रहा है। और वो चाहता क्या है, ठीक है, कि बांग्लादेश में एक बार फिर से इलेक्शन हो और वहां पर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है डेवलप हो। उसके हिसाब से वहां पे जिस तरीके की गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ हमें कैसे डील करना है वो थोड़ा क्लियरिटी बने, तब जाकर के हम कुछ बांग्लादेश के रिलेशन में आगे कर पाएंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने अब तक किस किस तरीके के रिलेशन उठाए हैं बांग्लादेश के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया। यहाँ पर एक बॉर्डर सिक्योरिटी क्या होती थी, बांग्लादेश के अंदर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने किया 2015 के अंदर। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 के अंदर में, इसके अंदर में हमने कुछ अपने यहाँ की टेरिटरीज, अपने यहाँ के एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव्स भारत के अंदर में आ गए। ये बॉर्डर एग्रीमेंट बेसिकली बॉर्डर अरेंजमेंट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान सॉरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। और ये हमने जो किया था, ये पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है, दैट इज 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने इसके लिए की थी। उसके बाद हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किए हैं ताकि हम लोग यूज कर सके चट्टग्राम पोर्ट और मंगला पोर्ट, ताकि हम लोग अपने गुड्स को मूव कर पाए टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके अलावा हमने, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोविड के टाइम वैक्सीन मैत्री के अंदर में बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंसेस गिफ्ट किए थे। इसके अलावा इसी कोविड टाइम पीरियड में हमने कोविड डोजेस दिए थे 1.2 मिलियन।
कोविड डोजेस बांग्लादेश को सप्लाई किए थे। हमने बांग्लादेश को एज ए डेवलपमेंट सपोर्ट कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? एक तरीके का लोन ही है, जिसमें लोन के अंदर में क्या होता है, लिमिट तय कर दी जाती है। जैसे इस केस में हमने 7.4 बिलियन की लिमिट तय कर दी, यानी कि जब जब बांग्लादेश को नीड होगी तो वो इतना पैसा हमसे कभी भी ले सकता है, दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट। और उसे पूरे 7.5 बिलियन के ऊपर में इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा वो लेगा उतने के ऊपर ही क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और इंटरेस्ट रेट भी इसमें जो होता है वेरी लो इंटरेस्ट रेट होता है, बहुत लो इंटरेस्ट पर हमने इसे क्या किया है, पैसा दिया है। अब इसे लो इंटरेस्ट पर पैसा देने का रीजन क्या है, डेवलपमेंट सपोर्ट देने का रीजन क्या है, कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां पे रीजनल स्टेबिलिटी आएगी। तो एक तो हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता है वहां पर, दूसरा वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ती है तो नियर बाई एरिया के अंदर में हमारे यहाँ भी पीस जो है रहता है। दूसरा यहाँ पे अब आ जाओ यूथ। इंडिया ने यूथ के लिए भी अनाउंस किया था, एक स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप दी है कि बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पे जो एजुकेशन लेने आएंगे तो स्कॉलरशिप उन्हें प्रोवाइड की है इस प्रोग्राम के अंदर में। वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केस में भी हम लोग जो बांग्लादेश को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं इन हेल्थ के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन द यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर में, डेटा के अंदर में हम लोग बांग्लादेश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी कली क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एंगेज ऑल शेयर होल्डर, यानी कि हमने क्या किया है, कोई वन पर्सन या वन लीडर रिलेटेड रिलेशन को बिल्ड नहीं किया है। हम लोग वेरियस पॉलिटिकल फ्रैक्शन के साथ डील कर रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के साथ डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी के साथ जो है डील करना होता है। कल को किसी की भी वहां गवर्नमेंट आ सकती है तो डिप्लोमेसी हमें ओपन रखनी पड़ती है। तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस डिप्लोमेसी, और बैलेंस डिप्लोमेसी के अंदर हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश के अंदर में डेमोक्रेसी रहे, वहां पे लोकतंत्र रहे, और हम लोग न्यूट्रल हैं। वहां पे किसी भी तरीके का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वी विल नॉट इंटरफेयर इन दैट पार्ट। उसके बाद हमने सिक्योरिटी को एनहेंस किया है, बॉर्डर कंट्रोल अच्छे से स्टेब्लिश किए हैं, इंटेलिजेंस बढ़ाई है वहां पर। इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो हमने एफटीए टॉक्स, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, उन्हें बूस्ट करने के लिए क्या किया है, फोकस किया है, मतलब उस पर प्रयासरत है। तो जो चाइना के मूव्स हैं उन्हें हमने काउंटर कर रहे हैं। चाइना के मूव कोलैबोरेट करना है हमें वेस्टर्न या गल्फ एलायंस के साथ टू सपोर्ट बांग्लादेश को, ताकि सपोर्ट किया जा सके, ताकि वहां का इकोनॉमिकली रिकवरी हो सके और बांग्लादेश के अंदर में एंड मेंटेन कर सके वहां पे रीजनल इन्फ्लुएंसेस को अपना इंडिया का। अब बात करते हैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की, और ये रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई टू नवंबर 2025। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं और इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, इन्होंने दैट इज प्रो पाकिस्तानी, इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, प्रो चाइना है ये, और इन्होंने रिसेंट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो अपने आप में इंडिया के लिए क्या है, एक कॉज ऑफ कंसर्न है। स्टेटमेंट इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने सबसे पहली बात, जो भी इनके यहाँ पाकिस्तान से, चाइना से, मालदीव से जो फॉरेन एम्बेसडर, ये फॉरेन कंट्री से कोई भी लोग आ रहे हैं, डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, उन्हें ये एक बुक पकड़ा रहे हैं और उस बुक के अंदर में ये एक अपना ड्रीम बता रहे हैं, और वो ड्रीम है ग्रेट बांग्लादेश का। ग्रेट बांग्लादेश के अंदर में ये क्या, इसे ग्रेट बांग्लादेश के अंदर में ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन को
अपने मैप में शो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना से कहा, चाइना को इनवाइट किया कि आप आइए, कि हमारा एक एयरबेस है लाल मुनीर हट एयरबेस, आप उस एयरबेस को डेवलप करें। एंड चाइना इज वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये दो स्टेटमेंट अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बने हुए हैं। चलिए देखते हैं कि बेसिकली इनकी मंशा क्या है, इनकी इंपोर्टेंस क्या है, ये इनके स्टेटमेंट के लिए इंडिया ने किस तरीके से इन्हें रेस्पॉन्ड किया है। तो इंडिया का रेस्पॉन्स भी देखेंगे, हाउ इंडिया इज रेस्पॉन्डिंग टू दैट वन। यहां पर अगर हम देखते हैं तो कुछ लोकेशंस को यहां देखिए। अगर आप देखते हैं कि बांग्लादेश अपने आप में क्या था, बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को मेन इंडिया लैंड से क्या करता है, कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक जगह बनती है हमारी जो वेस्ट बंगाल के पोर्शन के अंदर में आती है, और दैट इज नोन एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिलीगुड़ी पास आप इसे कह सकते हैं। ये 22 किलोमीटर का पास है। अगर इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट होना है तो इस पासेस की के ऊपर में डिपेंड रहना पड़ेगा। दस अगर किसी भी सूरत में, जैसे मैंने पहले भी बताया इसी सेशन के अंदर में, ये पासेस को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इंडिया की कनेक्टिविटी उसके नॉर्थ ईस्ट रीजन से क्या हो जाती है, खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न है इंडिया के लिए। अब ये क्या स्टेटमेंट देते हैं, पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि लाल मुनीर हट एयरबेसिस को क्या करे, चाइना डेवलप करे। लाल मुनीर एयरबेस की लोकेशन आप देख रहे हैं, दैट इज लाल मुनीर एयरबेस। ये लाल मुनीर एयरबेस जो है बांग्लादेश के अंदर, दैट इज ऑलमोस्ट लगभग 15-20 किलोमीटर है फ्रॉम इंडियन बॉर्डर। इंडियन बॉर्डर से ये 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर चाइना इसे क्या करता है, डेवलप करता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपनी आर्मी या अपने फाइटर जेट्स यहाँ पर लेकर के आ जाएगा। अगर चाइना की एयरफोर्स यहाँ आ जाती है तो ये अपने आप में इंडिया के लिए क्या बन जाएगी, रीजनल थ्रेट बन जाएगी। और ये लाल मुनीर एयर जो हट एयरबेस है, दैट इज ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर, 140 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। तो अल्टीमेटली अगर चाइना एयरफोर्स यहाँ पर होगी तो ये अपने आप में थ्रेट देगी कि इसको चाइना कभी भी इस पोजीशन के ऊपर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर में ब्लॉक करने के लिए एफर्ट्स डाल सकता है। तो ये काम ये कर सकता है। जब इस तरीके के स्टेटमेंट मोहम्मद यूनिस के द्वारा आए तो इंडिया में भी क्या कहा, इंडिया ने अपने जो बांग्लादेश के बॉर्डर है उसको क्या करना शुरू कर दिया। इंडिया ने इसके रेस्पॉन्स में अपना जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसे क्या करना चालू कर दिया, फोर्टिफाई करना चालू कर दिया। फोर्टिफाई करने से मतलब क्या है, फोर्टिफाई करने का मतलब क्या है, कंप्लीटली उसे सील कर देना, वहां पे गैरसैन बनाना, वहां पे आर्मी स्टेब्लिश करना, एयरफोर्स स्टेब्लिश करना, फाइटर जेट्स अप डिप्लॉय करना, ताकि उसकी सिक्योरिटी को क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। तो उसने पूरे जो बॉर्डर है बांग्लादेश का उसे फोर्टिफाई करना शुरू किया। इंडिया ने फोर्टिफाई करने के लिए क्या क्या किया है, बिहार के अंदर में एक जगह है किशनगंज, यहाँ पर एक किशनगंज गैरिसन हुआ करता था, तोपखाना होता था। इंडिया इसे कंप्लीटली मिलिट्री पोस्ट के अंदर में क्या कर रही है, तब्दील कर रही है। तो दैट लोकेशन इज ऑलमोस्ट हियर, ठीक है, यहां पे है बिहार के अंदर। उसके बाद यहां पर ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं,
दैट इज चोपड़ा गैरसन, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर चोपड़ा गैरसन। और ये जो पोजीशन आप यहाँ पे देख रहे हैं एक डुबरी गैरसन, इन 3 बेसिस को उसने क्या करना चालू किया है, मिलिट्री के परमानेंट बेसिस बना दिया। इवन दो इसके अलावा पूरे यहाँ पे 22 राफेल इंडिया ने क्या किए हैं, डिप्लॉय कर दिए। 22 राफेल इंडिया ने डिप्लॉय किए हैं, जो इस पोर्शन के ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसे पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ग्रेट बांग्लादेश का मैप इन्होंने पेश किया, बदले में इंडिया ने उसके क्या किया है, इंडिया ने इनका बांग्लादेश को इंडियन ओशियन के अंदर में एक्सेस दिया जाता था बंगाल पोर्ट के थ्रू। अब इंडियन ने क्या कर दिया, इस एक्सेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये 2 रेस्पॉन्स हैं जो बांग्लादेश को काउंटर करते हुए इंडिया ने लिए हैं। इंडिया अभी पोजीशन को देख रहा है और डिप्लोमेटिकली थोड़ा थोड़ा अपना जो है टाइट कर रहा है शिकंजा बांग्लादेश के ऊपर। होपफुली वेट कर रहा है कि 2025 में वी आर एक्सपेक्टिंग इलेक्शंस इन बांग्लादेश। उसके बाद वहां पर कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके की गवर्नमेंट आती है, उसके साथ उसी अकॉर्डिंगली इंडिया क्या करेगा, डील करेगा। तो दैट इज एंड फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट।